नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके लिए 475 की सीरीज में 251वां क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। तो इसमें जो है झुठलाना अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। फड़फड़ाना, मिमियाना, हिनहिनाना ये एक अनुकरणात्मक क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की क्रिया है। तो उड़ रही है, रो रही है, दौड़ रही है, ये जो क्रियाएं होती हैं ये आकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है, वह कौन सा है। उसमें पहला है, उसमें एक गोपनीय रहस्य है। आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा। कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। तो मित्रों, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, तो बर्फ तो पहले ही ठंडा होता है, तो खूब लगाने की क्या आवश्यकता है। तो यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। चौगुना, नया, कुछ, तीन। तो इनमें से जो गुणवाचक विशेषण है वो है नया, क्योंकि नया जो है शब्द एक गुण को प्रदर्शित करता है, इसलिए ये एक गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। उत्कर्ष का विशेषण ये कॉमन क्वेश्चन है। इसमें देखो, अपकर्ष है, अवकर्ष है, उत्कीर्ण है। तो उत्कर्ष का जो विशेषण होता है वो उत्कृष्ट होता है, उत्कृष्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में काला शब्द विशेषण है, उसका भेद चुनिए। कुछ बच्चे कक्षा में, निम्नलिखित वाक्य में काला शब्द विशेषण है, उसका भेद चुनिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। गुणवाचक विशेषण है या अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है या सर्वनामिक विशेषण है या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो कुछ बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं। देखें कि यानी कि कुछ है, निश्चित नहीं है, इसलिए इसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जा सकता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। साहित्यिक होनी चाहिए, मुहावरेदार होनी चाहिए, औपचारिक होनी चाहिए या विद्वतापूर्ण होनी चाहिए। तो देखें, इसमें सरकारी पत्र की जो भाषा है वो हमें हमेशा औपचारिक रूप से होनी चाहिए। जो औपचारिकताएं होती हैं उसके आधार पर ही इसको औपचारिक रूप से भाषा में पत्र लिखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक विक्रेता को लिखे गए पत्र में लिखने वाले के हस्ताक्षर के ऊपर
क्या लिखा जाना चाहिए। यानी हमने कहीं से पुस्तक मंगानी है और पुस्तक विक्रेता के लिए पुस्तक मंगाने के लिए हमने पत्र लिखना है, तो हम उसके जो नीचे लिखा जाता है, यानी कि जो ऊपर लिखा जाता है, उसे हम क्या शब्द से करेंगे, प्रयुक्त करेंगे, कौन सा शब्द प्रयुक्त करेंगे। इन्हें विनीत करेंगे या आपका आज्ञाकारी करेंगे या शुभेच्छु करेंगे या भवदीय करेंगे। तो क्या होगा, देखें, देखो इसमें जो है, जो आपका संबंधी है या जो हमसे बड़ा है उसको तो हम विनीत कह सकते हैं, ठीक है। और यदि हम छोटे हैं और तो बड़ों की हमें आज्ञा माननी चाहिए, तो उसको हमें जो है आज्ञाकारी लिखना पड़ेगा। और अगला है शुभेच्छु, यानी कि जो कि बराबर का हो और बराबर का ना भी हो या छोटा भी हो, तो हम किसी के प्रति कुछ श्रद्धा भाव रखते हैं तो उसकी जो है शुभ कामनाएं चाहते रहते हैं, तो इसलिए हम उसे शुभेच्छु कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शब्द है उसका जो प्रयोग होगा वो होगा भवदीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। परमार्थ है, चरितार्थ है, कृतार्थ है या व्यार्थ है, ठीक है। देखें तो इसमें देखो, परमार्थ शुद्ध शब्द है, चरितार्थ शुद्ध शब्द है और कृतार्थ जो है शुद्ध शब्द है। व्यार्थ कोई शब्द नहीं है, व्यार्थ के स्थान पर हम व्यर्थ होना चाहिए था, तो यही जो है आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। तो देखें, शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, लक्षणा शक्ति, व्यंजना शक्ति, लक्षणा, व्यंजना और अभिधा शक्ति। ये 3 शक्तियाँ होती हैं। तो इनमें जो है इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। अगला प्रश्न देखें, भाव को तीव्र करने वाली वस्तुओं, चेष्टाओं आदि को क्या कहा जाता है। तो भाव को जो तीव्र करती हैं उनको क्या कहा जाता है। उद्दीपन कहा जाता है या शामक कहा जाता है, आलंबन कहा जाता है या आश्रय कहा जाता है। तो ध्यान दें कि जो वस्तु हमारी इच्छाओं को या भावों को तीव्र करती हैं उन्हें हम उद्दीप्त कहेंगे। अगला प्रश्न है, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। आँच, आग, आँख, आकार। देखें तो इसमें जो आँख शब्द है ये शब्दकोश में सबसे पहले आता है। अगला प्रश्न है, राहुल और रवि घनिष्ठ मित्र हैं, इस वाक्य में किसे अव्यय कहा जाएगा। तो देखें इसमें किसको कहा जाएगा। देखो, अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन शब्दों को हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर जो है और जो शब्द है और ये एक अव्यय शब्द है,
इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मित्र में मित्रों हो सकता है में है हो सकता है, घनिष्ठ में घनिष्ठता हो सकता है, घनिष्ठों हो सकता है। तो इनका जो है सो रूप परिवर्तित हो सकता है, लेकिन और का चाहे वो स्त्रीलिंग वाक्य में प्रयोग करो, चाहे पुल्लिंग वाक्य में प्रयोग करो, चाहे किसी भी वाक्य में प्रयोग करो, लेकिन और का और ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, परिश्रम ना करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। इस वाक्य में परिश्रम ना करने वाले क्या हैं? यानी कि परिश्रम ना करने वाला क्या है? अव्यय है, उपवाक्य है, पदबंध है, सामाजिक पद है, क्या होगा? तो इसमें जो है परिश्रम ना करने वाला जो शब्द है वो पदबंध होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वाक्य में ना शब्द शेष तीन में से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? मैं ना आ सकूंगा, वह ना पढ़ता है और ना लिखता है, वाहन अंदर ना लाओ, तुम कल 10 बजे आओगे ना। तो इनमें देखना है कि तीन तो एक रूप में ही प्रयोग किए गए हैं, लेकिन एक जो शब्द है ना, एक जो ना वर्ण है वो अलग रूप में प्रयोग हुआ है। तो देखो, मैं ना आ सकूंगा नकारात्मकता व्यक्त करता है, वह ना पढ़ सकेगा नकारात्मकता व्यक्त करता है, वाहन अंदर ना लाओ नकारात्मकता प्रयोग कर सकता है, तुम कल 10 बजे आओगे ना, तो ये नकारात्मकता प्रयोग नहीं करता है। आओगे ना यानी कि ये उनसे कहलवा रहा है कि तुम इतने बजे जरूर आओगे है। तो यहाँ पर जो चौथा शब्द है, चौथा जो ना है वो गलत है, वो अलग प्रयोग में हुआ है। अगला देखें। शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है? तो शब्दकोश में जो है छा त्रा गया, छा के बाद आता है। ठीक है। अगला देखें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी के विराम चिन्हों की कोटि में नहीं आते हैं? कोष्टक, हंसपद, अर्धविराम, युद्ध विराम। तो इनमें से कौन सा होगा जो नहीं आता है? तो देखो, कोष्टक भी आता है, पद चिन्ह होता है ये एक, हंसपद भी एक चिन्ह होता है, अर्धविराम भी एक चिन्ह होता है, लेकिन युद्ध विराम चिन्ह नहीं होता है। अगला देखते हैं। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग पूछ रहा है। प्रतिकूल यानी कि दोनों से अलग अलग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, पढ़ने से ही प्रदर्शित हो रहा है। प्रति यानी कूल, तो प्रति उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से कौन सा कारक होगा? यानी घर से कौन सा कारक होगा? यानी कि अलग होने की चर्चा हो रही है, इसमें अलग होने की चर्चा हो रही है, यानी कि वो घर से अलग हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो कारक होगा वो होगा अपादान कारक। अगला है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का, लड़का से लड़कापन,
लड़का, लड़काई, लड़का, लड़काईपन या लड़कपन, क्या होगा? इसमें होगा लड़कपन। अगला है नेत्रों शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? नेत्री, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? ये जो शब्द है ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो नेत्री शब्द है, नेत्री का जो पुल्लिंग रूप होगा वो होगा नेता। नेता का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है नेत्री, इसलिए नेत्री का नेता हो गया। अगला है भूखे को भोजन दो। इस वाक्य में कौन सा कारक है? यानी भूखे को भोजन देना है, भूखे को भोजन दो, कारक पूछ रहा है। तो यानी कि कोई कार्य किया जाएगा है, तो किया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? कर्म बन जाएगा है, एक कर्म हो गया तो ये हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। अरे वहाँ पर एक घटना हुई, स्त्रीलिंग है। अरे दया करो, दया एक स्त्रीलिंग है, जड़ता एक स्त्रीलिंग है, लेकिन बुढ़ापा एक पुल्लिंग है। अगला देखें, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये भी अच्छा शब्द है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी शब्द है। और गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है गीदड़ी, गीदड़ी। अगला है इस प्रश्य शब्द को विलोमार्थ बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो इसमें आ उपसर्ग लगा देंगे, छोटा आ, तो आ स्पर्श हो जाएगा और विलोम शब्द बन जाएगा। अगला है वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यानी वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखो घर से बाहर जा रहा है, यानी कि घर से जो है अलग हो रहा है। तो अलग होने के लिए क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। यहाँ पर एक है हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा अलग हो रही है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक हुआ। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? यानी सर्वनाम के भेदों को पूछ रहा है। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे, ठीक है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखें कि मुझे है तो अपने लिए कोई अन्य बताएगा, यानी कि अपने लिए तो प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है मैं उत्तम हूँ। तो मैं क्या है? मैं क्या है? उत्तम पुरुष है। मुझे क्या है? उत्तम पुरुष है। तो मुझे जो है एक उत्तम पुरुष है। ऐसे इसका ध्यान रखो कि उत्तम पुरुष वो होता है जो सब श्रेष्ठ होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए श्रेष्ठ समझता है, इसलिए यानी कि इसी बात को ध्यान रखो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए श्रेष्ठ समझता है।
तो अपने लिए क्या प्रयोग करते हैं, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं खाना खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा। तो ये जो शब्द है इसको हम उत्तम पुरुष में रखते हैं, उत्तम पुरुष होगा। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, यह, कौन, इसमें कौन सा होगा निश्चयवाचक सर्वनाम? तो कुछ अनिश्चयवाचक है, कौन पता नहीं, ये भी कोई अनिश्चयवाचक है। क्या, इसमें भी कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन यह में पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रहा है, तो ये निश्चयवाचक शब्द है। यानी कि यह मेरी किताब है, ये निश्चित है कि ये मेरी किताब है। तो यहाँ पर ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधित, क्रोधी, कौन सा शब्द होगा? तो इसमें जो है क्रोध जो है ये संज्ञा शब्द है। तो ये थे 30 प्रश्न। 30 प्रश्नों को अगली वीडियो में लेकर आएंगे। यदि आपको ये प्रश्न पसंद आए हों तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें, जिससे मैं कोई और वीडियो इसी से संबंधित डालूं तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। क्योंकि मैं ये 475 की सीरीज चला रहा हूँ। ये व्याकरण ज्ञान से संबंधित प्रश्नों, इसमें व्याकरण ज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कल फिर लेकर आएंगे एक नई वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।